इस वक्त बिहार में जो भी हो रहा है वोट्स के ऊपर जो मुहिम चल रही है वोटर वेरिफिकेशन के रूप में, उसके खिलाफ उसका क्या असर पड़ने वाला है? इनकी मंशा ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के वोट काटना चाहते हैं। जिनका वोट इनको मिलता नहीं जिनका है, वोट इनको नहीं मिलता है, सिर्फ उनको काट दो और बाकी हम देख लेंगे। तो वोट बंदी का जो मामला है आपको लग रहा है कि व्यापक रूप धारण कर सकता है? इसका असर क्या बीजेपी को नकारात्मक पड़ने वाला है? पड़ सकता है, लेकिन जब वो उसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे ना, ये हमने मुसलमानों की वोट काट दी, अब इनको हमने वोट नहीं देने दिया, तो हो सकता है उनको फायदा भी हो जाए। तो क्या आपको लगता है विपक्ष की कमजोरी भी सरकार के इस तरह के कैंपेन्स का कारण बनती है? विपक्ष कमजोर है क्योंकि उसके साथ मीडिया नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं कि आप युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उनके डेट सेम हैं, आप उसको मैनेज नहीं मुझे ये कर पाते। समझ नहीं आता कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू साहब, वो हिमाचल में किसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही क्या है पूरा सोशल मीडिया का सीन विपक्ष का? ये कांग्रेस पार्टी की अंदर की लड़ाई है और उसके बाद ये आर्थिक लड़ाई है, और एक लॉबी तो है ही जो चाहती है कि सुप्रिया को रिप्लेस किया जाए। कौन सी लॉबी है सर? बहुत सारी है, छोड़ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में संविधान है, आपके जुबान पे नारे हैं, लेकिन क्या पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी की व्यवस्थाओं में, पार्टी के पदों पे आप चीजें वो क्रियान्वित कर पा रहे हैं? जो ऊपर की लीडरशिप की सोच है कि वो ट्राइबल्स को लेके चिंतित हैं या उनको लेके कुछ काम करना चाहते हैं, वो जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधीज भी लाचार हो सकते हैं? हैं हो नहीं सकते हैं गांधीज लाचार हैं, तो राहुल गांधी संविधान दिखाते रहें, जुबान पे नारे बोलते रहें, चलेगा? मैं नीरज हमेशा की बात कहता हूँ कि राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विज़न है, जो वो चाहते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, तो जो पार्टी के भीतर की जो ब्राह्मण लॉबी थी उसमें बहुत सारे नाम हैं। सोशल मीडिया पर भी ये आरोप लगा था। हाँ। आपने उस सवाल में इसको नहीं एड्रेस किया था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस। फिर सरकार ने घोषणा कर दी, और फिर राहुल गांधी ने कहा था किसी नेता को, आज तो बहुत उदास लग रहे हो आप। अब नाम तो आप बताएंगे नहीं? छोड़ो ना, क्या रखा है नाम। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स के साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका स्वागत है। बीते हफ्ते जितनी घटनाएं घटी उस पर एक चर्चा करेंगे आदेश रावल जी के साथ, जैसा कि हर वीक हम लोग करते हैं। आज जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो बिहार में बिहार बंद चल रहा है। बंद चल रहा है वोट्स के कारण। कहा जा रहा है कि भाई एक एनआरसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश बिहार में की जा रही है, जिसके जरिए लोगों के वोट्स काटने का एक मुहिम चला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इलेक्शन कमीशन माध्यम है जो हर बार चुनावों से जुड़े मसलों में माध्यम बनता है। इससे पहले महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश में एक एग्जामिनेशन को लेकर जो सुक्खू सरकार है ये युवा विरोधी दिखी। राजस्थान के एक कार्यक्रम में कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर गहरे शक और गहरे सवाल छोड़े गए, और वहीं जो कांग्रेस की सोशल मीडिया की पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर, तमाम घटनाओं पर चर्चा करेंगे आदेश जी के साथ। आदेश जी, पहला सवाल बिहार से। बिहार क्रांति की धरती रही है आपके राज्य से? जी, हमारे राज्य से। तो आज इसलिए खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिहार क्रांति की धरती रही, गांधी जी आए, सत्याग्रह शुरू किया, बिहार से शुरू किया। जेपी, आज़ाद भारत का जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ पहला, उसका नेतृत्व जेपी ने किया, और बिहार के जो छात्र नेता थे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों ने निभाया। इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर चुनावी धांधली के बहुत सारे आरोप लगते रहे, और उन आरोपों पे जो सबसे बड़ा हमला फिलहाल दिख रहा है वो बिहार से दिख रहा है। बिहार बंद है। इस बंद से क्या क्या शुरू होने के आसार आपको दिखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि बिहार की धरती पे ये हो रहा है, वह कामयाब बंद होगा, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी आरजेडी की। और आरजेडी आप जानते हैं कि कैसी पार्टी है। बंद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लाठी, हमारे यहाँ इसको लठ कहते हैं। तो वो उनके पास है, कार्यकर्ता गांव-गांव में है, तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन मैं इस पे जाना नहीं चाहता, इसकी राजनीतिक पहलू बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि विपक्ष का ये मानना है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का, लेफ्ट का, जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है, कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें 70 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई। विपक्ष का आरोप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, डाटा भी मांगा,
चुनाव आयोग ने कुछ कानून बदल दिए गए उसमें, और उसके बाद राहुल गांधी ने एक लेख भी लिखा जिसमें कहा कि देखिए ये किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव को चोरी कर लिया गया। लेकिन जो जवाब आए चुनाव आयोग के वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे जी। ठीक है, ये चल रहा था। इस बीच में विपक्ष को ये उम्मीद थी कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो आने वाले राज्यों में नहीं होगा, खासतौर पर असम में, बिहार में, तमिलनाडु में। लेकिन उस उम्मीद के चलते ही वो उम्मीद जगी ही थी कि उसके बीच में ही इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो SIR जो ये वोटर संशोधन को लेके ये फॉर्म लेके आए हैं जिसमें 11 पॉइंट्स हैं, और जो नंबर 6 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल लेके आइए आप लोग, आवास प्रमाण पत्र। हाँ, अब वो सबके पास तो डोमिसाइल है नहीं। अब जब जिन लोगों ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में वोटिंग की है, अब उन्हीं के ऊपर आप ये कानून लेके आए हैं कि अब वो लोग यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं है। अब आधार को नहीं मान रहे हैं हाँ। कि आधार उसमें नहीं है, लेकिन जब आप डोमिसाइल बनाएंगे तब आपसे आधार मांग रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो जो ज्ञानू भैया हैं हमारे चुनाव आयुक्त हैं जी। वो किस तरह का कानून पेश कर रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा है। और इसमें एक डर है विपक्ष को, जो कांग्रेस पार्टी की चर्चा चल रही थी और आरजेडी से भी बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे हैं कि इनकी मंशा ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के वोट काटना चाहते हैं। जिनका वोट इनको मिलता नहीं है, जिनका वोट इनको नहीं मिलता है, सिर्फ उनको काट दो और बाकी हम देख लेंगे। यानी चुनाव आयोग पे फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके ऊपर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों पे जगाएं भरोसा और बात करें, ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, लेकिन उस बार वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये कहाँ तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। कि मैंने कहा कि बिहार आपकी धरती, क्रांति वहाँ से होती है, आपने इसकी शुरुआत की, लेकिन इन तमाम प्रोसेस के बीच में चुनाव आयोग के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब आप आधार लेके आए, आधार एक बहुत बड़ा आपका पहचान पत्र है कि नहीं, आपका इसमें नंबर भी है, आपका इसमें नाम भी है, आपका एड्रेस भी है, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? तो ये जो तरीका है ना, ये जो प्रोसेस है, इसके जो सवाल हैं, ये अपने आप में ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाँ, डायसी है। क्योंकि आधार जब लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मुझे याद है इस तरीके से प्रचारित किया गया कि भाई एक ऐसा कार्ड बन जाएगा जिसके बाद किसी और कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यूनिवर्सल कार्ड जैसा कुछ आधार को बताया गया। अब जैसे डोमिसाइल की बात है, अगर आप मुझसे कहो कि आपके पास वो है क्या, नहीं है मेरे पास, तो जो 2003 तक की ये लोग बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में सब चीज़ें नहीं होती, सब लोगों के पास डोमिसाइल नहीं होते, कागज़ पूरे नहीं होते। एक टाइम था कि आप कह रहे थे कागज़ दिखाओ, हाँ, मुसलमानों को, अब कह रहे सबको दिखाओ, अब कह रहे सबको दिखाओ। हाँ। बेसिकली वो NRC डाल के पीछे से और एक तबके के वोट काटने का ये तरीका है, ताकि एक्चुअली क्या है ना, चुनाव ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बची। अगर आप लोग इतने ही मजबूत हैं, लड़ो खुल के, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ईमानदारी से गेम होने दीजिए। हाँ, खेल खेल रहे हो ना, तो जो खेल के रूल है तो बराबर होने चाहिए ना दोनों पार्टीज के लिए, तीनों पार्टीज के लिए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। एक सवाल आदेश जी मेरा ये आता है कि लगभग चुनावों के बाद इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वोट बढ़ गए, जो महाराष्ट्र का केस था, वहां से आप इस स्तर तक अब आप आ गए जहां आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है, सरकार के ऊपर, कि भाई आप चुनाव में वोट ही कटवा दे रहे हैं, और उसके लिए आपने प्रॉपर एक कैंपेन शुरू किया, एक मुहिम की आपने शुरुआत की। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आ कैसे जाती है? सरकार भी चेक्स में तो है ना, अपोजिशन है, अपोजिशन लगातार सवाल पूछ सकती है, नागरिक है, नागरिक सवाल पूछ सकते हैं, सरकार की हिम्मत कैसे बन गई? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा जहन ये कहता है कि जब आप EVM में धांधली के आरोप लगाते रहे, जब आप वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने के आरोप लगाते रहे, तो आप ज़मीन पर कोई आंदोलन खड़ा कर नहीं पाए उस तरीके का। तो सरकार को लगा ये बोलते रहेंगे, होने वाला कुछ है नहीं, इसीलिए सरकार ये मुहिम लेकर आई। तो क्या आपको लगता है विपक्ष की कमजोरी भी सरकार के इस तरह के कैंपेन्स का कारण बनती है? मुझे लगता है विपक्ष कमज़ोर नहीं है। कुछ दिन पहले अभी तेजस्वी यादव ने एक स्पीच दी, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ अखबार ऐसे हैं कि जो हमें दिखाते ही नहीं है, हमें छापते ही नहीं है, और हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि वो इनको, अगर ये नहीं सुधरे तो बॉयकॉट करेंगे, हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे, गाँव में अखबार नहीं पहुँच पाएगा। बेसिकली वो बात सही है। देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ी पावर क्या होती है? मीडिया। उसका काम क्या होता है? वो सत्ता से सवाल पूछती है और बताती है कि देश में, इस सरकार में
इस राज्य सरकार में, इस केंद्र सरकार में ये गलत हो रहा है और ये नीतियां ठीक नहीं है, जो जनता के हित में नहीं है। ये काम था अभी तक मीडिया का। अब ये काम ना उल्टा हो गया है। तो विपक्ष कमजोर है क्योंकि उसके साथ मीडिया नहीं है। मीडिया जो 2014 तक की मीडिया थी, जो बीजेपी के साथ थी, यानी विपक्ष के साथ थी, विपक्ष की आवाज़ को उठाती थी, बताती थी देश दुनिया को, बताया कि करप्शन हो रहा है, इस तरीके से सरकार काम कर रही है। तो उसी कारण से कांग्रेस पार्टी को और बाकी उसके अलायंस को चुनाव उनको हराया और वो जाके घर बैठ गए अपने। लेकिन उसके बाद से मीडिया का रोल चेंज हो गया। वो कहती है कि सरकार में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सरकार जो कर रही है मालिक है, राजा है, सही सब अच्छा कर रही है। तो ये बात आपकी सही है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है इसके ऊपर, विपक्ष के ऊपर, कि इस बात का कि वहाँ इनकी बात जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मैं उसके लिए कमज़ोर विपक्ष को नहीं मानता। मुझे लगता है कि मीडिया का जो दायित्व है वो अच्छे से निभाया नहीं जा रहा है, उनकी बात को छापा नहीं जा रहा है, उनकी बात को बताया नहीं जा रहा है। क्या होता था जनरली रिपोर्टिंग क्या होती है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, नेता विपक्ष ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, दिवाके ने ये कहा। ठीक होता है ना, बैलेंस रिपोर्टिंग तो ये होती है ना कि आपने दोनों पक्ष लिए, सारे पहलू ले लिए, सारे पहलू लेके दूसरे पक्ष लेकर आपने उनकी बात जनता को बताई, आपने अखबार में लिखी, आपने टीवी में दिखाई। अब वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। एक पक्ष लिया गया, एक पक्ष है और विपक्ष का है तो नेगेटिव है, और अगर सरकार का है तो पॉजिटिव है। मतलब सिंपल सा है। फिर ऐसे में मैं कैसे कहूँ कि विपक्ष कमजोर हो गया? विपक्ष को एक निष्पक्ष मीडिया की आवश्यकता है। ठीक है, एक सवाल मैं इसी क्रम में लेना चाह रहा था, लेकिन आपने जब मीडिया की बात की तो मैं थोड़ा सा सवाल डिबेट करो, फिर मैं इस सवाल पे लौटूंगा। सर, आपने कहा कि मीडिया कंट्रोल में सरकार के है, जिसके कारण विपक्ष कमजोर दिखता है, वो अपनी बात कैसे रख पाए आगे। ऐसे में एक ऑल्टरनेटिव बचता है सोशल मीडिया विपक्ष के पास, विपक्षी गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, पार्टियां, उनके पास। कांग्रेस के सोशल मीडिया को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ही कहा जा रहा है कि भाई ठेके पे लोग रख लेते हैं और पार्टी का व्यक्ति होता नहीं है, प्रोफेशनल्स को लेकर आप भर लेते हैं, पूरी पार्टी ठेकेदारों के भरोसे चल रही है। क्या है पूरा सोशल मीडिया का सीन विपक्ष का? ये कांग्रेस पार्टी की अंदर की लड़ाई है और उसके बाद ही आर्थिक लड़ाई है। अच्छा, क्या होता है, हर राजनीतिक दल के पास जो उनका डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया का, उसमें प्रोफेशनल्स काम करते हैं। उसमें पार्टी के लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको वो काम नहीं आता जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सोशल मीडिया विभाग करता है। और इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई है 2014 के बाद से, क्योंकि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत है और वो हमेशा टाइम से एग्रेसिवली मतलब ऐसे दिखाते हैं कि वो कि इनसे उसका जो असर होता है ना बड़ा फास्ट होता है। उनके पीएम एक लाइन लेते हैं, उसके बाद नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, वॉलंटियर्स, और वो जाती है जिलाध्यक्ष तक, यानी ऊपर से तय हुई और जमीन तक गई। उसको ही दुरुस्त करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने करी है पिछले कुछ सालों में, और मैं कहूँगा कि हुआ भी है। अब क्या होता है, हर पार्टी क्या है, उसके पास ना इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। वो बीजेपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, और वो सब पेड होते हैं। हर पार्टी उनको पैसा देती है। अब कुछ छूट जाते हैं, ठीक है, ये उनकी लड़ाई है कि हम क्यों रह गए। हाँ, मैंने कहा ना, आर्थिक। दूसरा, पार्टी के अंदर भी हर जगह दो खेमे हैं, 3 खेमे हैं, और क्योंकि सुप्रिया श्रीनेट लंबे समय से इस विभाग की चेयरपर्सन है, तो वहाँ भी एक वो चल रहा है कि कैसे इनको रिप्लेस किया जाए। ये जो लड़ाई शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई? ये शुरू हुई कि एक फेक वीडियो आया जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगाई गई सैनिटरी पैड्स के ऊपर। वहाँ से वो वीडियो है, लड़ाई शुरू हुई। और उस लड़ाई में क्या था कि जो ये विभाग है कांग्रेस पार्टी का, ये इसको अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता है। उसमें ये बात सही है कि उसमें उस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड करने में देरी हुई। जितनी फास्ट बीजेपी करती है फेक वीडियोस के ऊपर, उतनी फास्ट कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसमें देरी हुई। उसके बाद उन सब लोगों को मौका मिल गया और फिर ये बात चलने लगी। प्रोफेशनल्स को जब आप लाते हैं तो इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए तो कि ऐसी स्थितियां पैदा ही ना हो इसलिए आप लाते हैं, वरना तो काम आपका जो कार्यकर्ता है वो भी कर सकता है। तो प्रोफेशनल्स फेल क्यों होते हैं? नीरज, मुझे लगता प्रोफेशनल्स फेल नहीं हुए। क्या होता है, एक लाइन लेनी होती है, वो लाइन डिपार्टमेंट लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रोफेशनल फेल हुए या डिपार्टमेंट ने देरी की।
नहीं, डिपार्टमेंट ही तय करेगा ना कि वो एकदम कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके हाँ ऊपर। ठीक बात है। जब आपने एक स्पेशल विभाग बनाया है कि हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है या हमारा IT सेल है, वो इस पे काम करता है, तो जैसे ही ऊपर से लाइन आती है तो उसको फिर इन्फ्लुएंसर्स और जो भी लोग उसमें होते हैं उसको आगे मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ना कि जो लोग बाहर है ना उस आर्थिक लाभ से, फिर उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। और एक लॉबी तो है ही जो चाहती है कि सुप्रिया को रिप्लेस किया जाए। कौन सी लॉबी है सर? वो सारी ही छोड़ना। अब थोड़ा सा तो बताइए, थोड़ा सा। नहीं, उसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं। बेसिकली क्या है ना, ये जो मीडिया विभाग है इसी का पार्ट होना चाहिए सोशल मीडिया भी जी। ठीक है, रिसर्च भी, स्ट्रैटेजी भी। राइट। यहाँ क्या है, सब अलग अलग है, सब सेग्रीगेटेड है। हाँ, झगड़ा इसलिए है। तो मीडिया विभाग ये चाहता है कि सोशल मीडिया विभाग हमारे अंदर आए? नहीं, वो तो बहुत पहले से चाहता है, आज से नहीं। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला इसके इंचार्ज थे तो तब से चाहते हैं। उसके बाद जयराम बन गए, 3 साल तो इनको भी हो गए बने हुए, आज तक ये भी कुछ नहीं कर पाए उसमें। तो यहाँ सबके पास अपनी अपनी पावर्स हैं। तो ये झगड़ा पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें है, और दूसरा इसमें आर्थिक चीज़ें हैं जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो बाहर हैं, लेकिन विचारधारा सेम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जिनको मैं इन्फ्लुएंसर्स बोल रहा हूँ, ये प्रोफेशनल भी हैं जी, इनकी विचारधारा नहीं होती। मैं ये इसी सवाल पे आ रहा था। हाँ। जिनकी विचारधारा है नहीं, जो पैसों के साथ विचारधारा बदल सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, आप उनके ऊपर इतना बड़ा महकमा कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनके ऊपर क्या छोड़ा हुआ है? उनके ऊपर आपने बोला एक लीडरशिप व्यक्ति है जो मैनेज कर रहा है, डिपार्टमेंट है पूरा। नहीं, पूरा विभाग है, उसकी हेड सुप्रिया श्रीनेट है जी, वो तय करेंगी हमारी लाइन क्या है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को उसमें यूज किया जाता है। सिर्फ कांग्रेस नहीं करती, बीजेपी भी करती है, उनके भी हैं, वो मिस्टर सिन्हा है, ऋषि बागड़ी है, फलाने हैं, डिमके हैं, वो दिन भर गाली निकालते रहते हैं। तो वो दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो वहाँ लाइन तय करता है अमित मालविया, इधर करती है सुप्रिया श्रीनेट, उसके बाद उनके इन्फ्लुएंसर कूदते हैं, फिर इनके कूदते हैं। उसमें कुछ विचारधारा के नाम पे हैं, कुछ धन के नाम पे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो ये लड़ाई अलग टाइप की है। एक हमने ना पिछले जो चर्चा थी हमारी, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था, एक बार फिर से दोहराता हूँ। यूथ कांग्रेस की जब कमान राहुल गांधी ने संभाली तो कहा गया कि 2 लाख या 2.5 लाख मेंबरशिप से आप 20 लाख 2 करोड़ मेंबरशिप तक आप पहुंच गए थे। आपके पास युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज आई, और ये 2014 से पहले की घटना है। युवा आपके साथ जुड़ रहे थे, आपका जो स्टूडेंट विंग था वो लगातार एक्सपेंड कर रहा था। बाद में आपने प्रोफेशनल कांग्रेस बनाया जिसमें आपने पेशेवरों लोगों को रखा। पेशेवर लोग आपके पास हैं, युवा आपके पास हैं, ये लोग ही आपका इस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं रन कर पाते बहुत अच्छे से? नहीं, इनके काम अलग अलग है। प्रोफेशनल कांग्रेस अलग है, अनऑर्गेनाइज्ड अलग है, आदिवासी अलग है, ओबीसी डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे ही ये डिपार्टमेंट अलग है, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। इनको आप क्लब नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोफेशनल में कौन है? जो लोग अपने अपने विभागों में, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वैसे लोग हैं जिनकी विचारधारा इधर मिलती है। तो इनको हम क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो है ना, मुझे सदा क्या कहते हैं उसको, परमानेंट वो नहीं है पार्टी के साथ जो दिन 24 घंटे काम करते हैं। उसमें आधे लोग तो हैं ऐसे, लेकिन बाकी जो है अपना काम भी करते हैं वो, ठीक है। वो 24/7 मतलब पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते, तो हम उनको क्लब नहीं कर सकते इसमें। दूसरा, सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट बन के पैदा हुआ है, क्योंकि और इसकी ज़्यादा शुरुआत मैं ऐसे मानूंगा कि जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, और ये कहा कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू ही नहीं दूंगा, और दिया भी नहीं। किसी भी अखबार या किसी भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया गया। राइट। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, उनको ढूंढ के लाए और उनके इंटरव्यूज हुए। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी को लगता है कि इस देश की मीडिया उनके साथ नहीं है। और राहुल को ही क्यों, तेजस्वी यादव को लगता है, अखिलेश यादव को लगता है, विपक्ष के तमाम लोगों को लगता है जी। थोड़ा फर्क आया था जब बीजेपी 240 पे आई थी लोकसभा चुनाव के बाद, लगा ऐसे कि शायद कुछ बदलेगा। लेकिन जैसे ही वो विधानसभा चुनाव जीतते गए, मीडिया फिर उसी उस पे आ गई। देखो यार, एक बात बताऊं, मैंने पिछले शो में कहा था आपको ये बात कि मुझे याद है जब लोग कहते थे, प्राउडली फील करके कहते थे कि राहुल गांधी टू मी, राहुल गांधी ने मुझे ये कहा, है ना। और फिर चलते चलते जब 2014 आया तो वही सब लोग जो है वो उधर शिफ्ट हो गए। ठीक बात है, सत्ता के साथ चले गए। बस इतना ही कहना है, इसमें क्या कहूँ। ठीक है, अलग अलग इसमें सब कुछ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात आपने की सर। ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी जिक्र हुआ। उदयपुर में अभी एक कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का,
तमाम लोग मौजूद थे और राहुल गांधी हमेशा सबका साथ सबका विकास नारा बेशक बीजेपी का हो, राहुल गांधी इस बात को कहते हुए दिखते हैं। SC ST OBC आज की डेट में उनकी जो राजनीति है वो इसके आसपास घूम रही है, पिछड़ी जातियां जितनी भी हैं उसके इर्द गिर्द घूम और जब आज आपके राज्य में थे तो आज भी उनके हाथ में संविधान था। जी संविधान। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में संविधान है, आपके जुबान पे नारे हैं, लेकिन क्या पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी की व्यवस्थाओं में, पार्टी के पदों पे आप चीजें वो क्रियान्वित कर पा रहे हैं? मेरा सवाल उदयपुर के उस कार्यक्रम से है जहाँ पे ST का कोई भी व्यक्ति है नहीं, था नहीं मौजूद। उदयपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हम गुजरात पहुंच जाएंगे जी। गुजरात की अभी इन्होंने पहली लिस्ट निकाली जिसमें जिलाध्यक्षों की सूची आई, जिसके बाद शक्ति सिंह गोयल का इस्तीफा हो गया प्रेसिडेंट पद से। उसमें इन्होंने कोशिश की है कि हम एक सामाजिक न्याय की कोशिश करें, उसमें महिला भी हो, आदिवासी भी हो, ठीक है, OBC भी हो, वो एक कोशिश हुई है। अब वापस उदयपुर आता हूँ गुजरात से, पास में ही है। वहाँ क्या हुआ, एक कार्यक्रम था उदयपुर संभाग का जिसमें जो वहाँ के प्रभारी हैं रंधावा जी, CP जोशी, अध्यक्ष डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, ये सब लोग मौजूद थे और इन सब के भाषण हुए मंच से। अब उदयपुर संभाग में क्या है, वहाँ एक बाप पार्टी है, आदिवासी पार्टी है और उसके एक सांसद है और 4 विधायक हैं। 28 रिजर्व सीटें हैं ट्राइबल्स की वहाँ पे राजस्थान में। हाँ ठीक है, जिनमें से 17 मुझे लगता है रिजर्व है, कुछ ऐसा डाटा है अगर मैं ठीक हूँ तो। वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि उस मंच पे इन सब लोगों के भाषण हुए। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर हैं रघुवीर मीणा, वो भी थे, कई और नेता भी ट्राइबल थे, किसी को मंच से बोलने ही नहीं दिया, बुलवाया ही नहीं। तो जो ऊपर की लीडरशिप की सोच है कि वो ट्राइबल्स को लेके चिंतित हैं या उनको लेके कुछ काम करना चाहते हैं, वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और वो भी कहाँ, जहाँ उनका पूरा कंट्रोल है, वहाँ एक ऐसी पार्टी है जो आपके सामने चैलेंज बन के खड़ी हुई है और आप अपने लोगों को स्पेस नहीं दे रहे हो, तो ये कौन करेगा? करना तो रंधावा जी जो वहाँ के प्रभारी हैं, क्या कर रहे थे वो बैठ के वहाँ? अगर उनसे गलती हुई, डोटासरा जी क्या कर रहे थे? उनको बोलना चाहिए था। अच्छा, वो भी मत करते। उदयपुर संभाग के नेता कौन है? बड़े नेता CP जोशी, उन्हीं ने कार्यक्रम करवाया था। वो उनके मन से भी नहीं आया कि नहीं यार हमारे नेता हैं, या अगर नहीं भी हैं तो बुलवा दो यार। ठीक बात है, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ है ये तो वो मुझे लगता है कि एक इनसे बड़ी भूल हुई है और मुझे उसके बारे में पता नहीं था। मुझे उदयपुर से फ़ोन आए कई लोगों के। अच्छा, इस घटना के बाद कहा कि आप देखो हमारे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा तो आपकी बात रखूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जो बोला कि ये भूल हुई है, ये सच में भूल हुई है या फिर कैरेक्टर ही नीचे के लोगों का ऐसा है जहाँ वो रखना नहीं चाहते? भूल नहीं हुई है, वो उनकी खुद की सुप्रीमेसी है कि हम तय करेंगे सब कुछ। जब ये सुप्रीमेसी काम करेगी तो राहुल गांधी संविधान दिखाते रहें, जुबान पर नारे बोलते रहें, चलेगा? मैं नीरज हमेशा की बात कहता हूँ कि राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी की जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विज़न है, जो वो चाहते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो उसको एग्जीक्यूट कर दे। अगर प्रधानमंत्री को नारा देते हैं ऊपर से बैठ के कि सबका साथ सबका विकास, पूरी पार्टी, तो फिर वो पूरी पार्टी लगती है उसमें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और जिलाध्यक्ष तक। ठीक बात है। यहाँ वो चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो राहुल गांधी की बात को एंडोर्स नहीं करते। जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे तो जो पार्टी के भीतर की जो ब्राह्मण लॉबी थी उसमें बहुत सारे नाम हैं। सोशल मीडिया पर भी ये आरोप लगा था। आपने उस सवाल में इसको नहीं एड्रेस किया था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस। फिर सरकार ने घोषणा कर दी और फिर राहुल गांधी ने कहा था किसी नेता को, आज तो बहुत उदास लग रहे हो आप। हाँ अच्छा, ये अब नाम तो आप बताएंगे नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। ठीक है। अच्छा, कि भाई हमारी ये मांग थी कि कास्ट सेंसस हो, सरकार ने इसके लिए राजी हो गई है। तो एक नेता खड़े हुए थे वहाँ पे, तो गाड़ी में बैठते बोले आज तो आप बहुत उदास लग रहे हो। अच्छा तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब करवाते हैं उन्हीं का है क्या नाम? छोड़ो ना, क्या रखा है नाम। चलिए आप देख लीजिएगा पुराने एपिसोड्स हमारे कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना देके पहले ही प्रेस के सामने सब कुछ बोल देता है। शायद नाम वही हो, अगर मैं सही हूं तो। आदेश जी, आपने कहा कि राहुल गांधी जो चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टीम नहीं है। युवाओं की बात भी बहुत करते हैं राहुल गांधी, युवा ये युवा वो,
युवाओं के दम पर ही मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या बीते दिनों सामने आई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्ज़ाम थे और नेट यूजीसी का जो एग्ज़ाम था वो सेम दिन पर क्लैश कर रहा था। कई लोगों ने पत्र लिखे, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा, युवाओं के ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाई इसको थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम भी हमको देने हैं, यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम हमको देना है, लेकिन वो डेट चेंज हो नहीं पाया। एक तरफ आप बात करते हैं कि आप युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो दो बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं उनके डेट सेम हैं, आप उसको मैनेज नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू साहब, वो हिमाचल में किसके लिए काम कर रहे हैं। उनके ऊपर एक तो आरोप ये है कि वो जो पार्टी के कार्यकर्ता है ना, उनको सरकार में जगह देना नहीं चाहते। यानी जो खाली पद हैं वहाँ पे जो भी हैं, बोर्ड्स में होते हैं और मेंबर्स होते हैं और बहुत सारे खाली सरकारी पद, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं इस बात की, वो उसमें उनको रखना नहीं चाहते, वो सब खाली पड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा का चुनाव हुआ, अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए, उनके विधायक भी भाग गए, सरकार क्राइसिस में आ गई, सरकार बचाई गई किसी तरीके से। फिर वहाँ के प्रभारी राजू शुक्ला, उनसे झगड़ा चल रहा था, फिर उनको हटाया गया। रजनी पाटिल जी आई। रजनी पाटिल ने कहा कि उनको कहा सीएम को कि ये जो नेट का एग्ज़ाम है यूजीसी का, इसी दिन एग्ज़ाम था हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो लगभग 15-16 हज़ार के आसपास युवा हैं हिमाचल प्रदेश के, जो सेम डे दो एग्ज़ाम हो गए। जबकि हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान का भी सेम डे था, उन लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया कि इसको हम बाद में कर लेंगे, जो चुनाव केंद्र सरकार का है उसको हम पहले कर लेते हैं। इनको ऊपर से भी कहा गया, बताया है कमांड, हाँ पार्टी हाईकमांड को बताया गया कि ऐसे ऐसे हिमाचल में प्रॉब्लम आ रही है, आप सीएम से बात करिए। वेणुगोपाल को ही बताया गया, सीएम साहब ने किया ही नहीं। अरे भाई, इस देश का युवा कितना ताकतवर है, वो कैसे अपने आप को कितना मजबूत बना के चलता है। आज वो अपने माँ बाप से पूछ के वोट नहीं देता है, उसकी अपनी एक सोच है कि कौन सी सरकार मेरा भला करेगी, कौन मुझे टैक्स में फ़ायदा करेगी, कौन मुझे रोज़गार देगी, कौन मुझे बेहतर शिक्षा देगी। उसकी अपनी एक सोच डेवलप हो रखी है आज की डेट में। और कहते हैं कि हिंदुस्तान तो जवान देश है, ठीक बात है, ज़्यादा संख्या हमारे वहाँ पे वो है। लेकिन सुक्खू साहब को पता ही नहीं वो किसके भले के लिए सरकार चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, मेरी समझ नहीं आता। फैसला तो अच्छा मान लो नहीं, पार्टी का नहीं होता, ये तो कॉमन सेंस की फैसले होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये फैसला तो पार्टी को करना है। वो तो कर रखा है, वो तो है ही है वो। और जब वो काम नहीं कर रहे हैं आपके लाइन पे तो फैसला लीजिए कुछ। ये सब क्यों नहीं हो पाता? कांग्रेस पार्टी में फैसला आसानी से नहीं होते। कारण क्या है? अब जो वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी, जी, अब उनको कह दिया कि ठीक है जी, अब आपको ना चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कह तो दिया, चेंज किया नहीं। अब ना वो काम कर रही है, ना नया अपॉइंट हो रहा है। हरियाणा में देख लो आप, अक्टूबर में चुनाव आ रहे थे, आप आज तक भी उदयभान जी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, नया अपॉइंट कर नहीं पा रहे हो आप। सीएलपी लीडर का पता नहीं है। गुजरात का देख लो आप, बाई इलेक्शन में आप हारे थे, उस बात को मेरे हिसाब से रिजल्ट आया था 22 तारीख को, और आज कितनी है, 9 तारीख है। आज तक वो अपॉइंटिंग से नहीं हुआ नया आदमी। तो कांग्रेस पार्टी में जो मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल काम है ये लोगों को हटाना। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए। सपोज करो आपसे फैसला गलत हो गया, उसको आप ठीक कर सकते हो। अगर आप फैसला ही नहीं करोगे तो क्या गलत और क्या सही? हाँ। तो डिसीजन मेकिंग पावर होती है विल पावर से। डिसीजन पैरालिसिस एक वर्ड है सर। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इस शब्द को मैंने बहुत सुना, कॉलेज में आया तो ज़्यादा सुना, और ये शब्द यूज़ किया जाता था यूपीए गवर्नमेंट के कारण। और वही आप कह रहे थे ना, मीडिया उस वक्त काम किया करता था, जो मीडिया का काम है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, तो वहीं से मैंने ये शब्द सुना, डिसीजन पैरालिसिस। ये यूपीए गवर्नमेंट में होता है कि डिसीजन ले नहीं पाते। कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी ना, यूपीए को लीड कर रही थी। आपने सत्ता गंवा दिया, उसके बाद लगातार गंवाते ही चले गए, वहाँ से अब तक आप सीख क्यों नहीं पाए? डिसीजन पैरालिसिस के उस स्टिग्मा को आपने अपने ऊपर चिपकाए ही रखा है, अब बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने चीज़ों को बांटा हुआ है। पावर सेंटर बहुत ज़्यादा है। एक पावर सेंटर वेणुगोपाल है, एक पावर सेंटर खड़गे जी हैं, एक पावर सेंटर राहुल गांधी हैं, थोड़ा सा पावर सेंटर प्रियंका गांधी है, और सबसे बड़ा पावर सेंटर सोनिया गांधी हैं। हालांकि आजकल वो फैसले नहीं करती हैं, उन्होंने छोड़ा हुआ राहुल गांधी के ऊपर। तो जब क्या होता है, इन चार, सपोज करो 4 पावर सेंटर हैं, सबकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन
गांधी जो है ना वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं करते, जैसे वेणुगोपाल को आजकल वो डिफेक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट कहता हूँ मैं उनको हमेशा। तो वो जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, जो सूट करता है वो करते हैं। बेसिकली बीजेपी में क्या है, प्रधानमंत्री जी बैठे जी, जो कह देंगे वही होगा, ठीक बात है। उसके बाद कोई बहस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विरोधाभास आपको विरोधाभास दिखेगा नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको गांधी जी ने कुछ देना चाहा राजनीतिक रूप से, अब वो नहीं दे पाए। जैसे कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। हम्म, गुरदास कामत को कहा सोनिया गांधी ने कि आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगी, नहीं कभी बना नहीं पाई। वीरेंद्र सिंह को कहा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बना पाई। बहुत उदाहरण है ऐसे। किसी को टिकट का प्रॉमिस कर दिया, उसका नहीं हो पाया। टिकट ही नहीं हो पाया। हाँ, ये तो राहुल गांधी ने अपने एक सभा में भी ये बात हाँ। बोली थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो जो करना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे के जो छत्रप नेता हैं वो चीज़ों को ऐसे पेश करते हैं कि फिर वो बोल ही नहीं पाते। अरे जी, एक तरफ ये परसेप्शन कि पूरी पार्टी पे एक परिवार का कब्जा है, दूसरी तरफ ये स्थिति कि वो परिवार कई बार जो वादे कर लेता है, जो कमिटमेंट कर लेता है, वो पूरे भी नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक नेता गए, उन्होंने कहा सोनिया गांधी को कि मैं जो या तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, मतलब या तो मैं बीजेपी जाऊं या मैं अपनी पार्टी फॉर्म करूं। तो सोनिया जी कहती हैं उनको कहा आप ना अपनी पार्टी फॉर्म कर लो। अच्छा, बोला मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बोला मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। इतने लाचार भी होते हैं कई बार लोग। अपनी ही पार्टी का कोई नेता उनके पास पहुंचा और सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास दो विकल्प बचे हैं, तो मैं बीजेपी जाऊं या मैं अपनी पार्टी फॉर्म करूं। तो उन्होंने कहा अपनी पार्टी फॉर्म कर लीजिए। राज्य तो बता दीजिए, नेता का नाम भी बताएं तो। हरियाणा। हरियाणा से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नहीं, वो तो कभी उन्होंने पार्टी कहाँ छोड़ी, हम्म, वो तो छोड़ के चले गए। ठीक है, ठीक है। अब दर्शक आप क्या समझ रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें नहीं, जरूर आप बताइए। सोचो, हाँ, जिसको आप ये कहते हो कि ये परिवार पार्टी चलाता है या पूरा कंट्रोल से कब्जा है, मैं ऐसे, क्योंकि ये सवाल एकदम से आया है जी, मेरे दिमाग में, एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अगले कार्यक्रम में ऐसे 10 उदाहरण दे दूंगा कि जिन लोगों को वो देना चाहते थे, किसी को मुख्यमंत्री कुर्सी, किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को टिकट विधायक का, किसी को सांसद का, नहीं हुआ उनका। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें ऐड किया जा सकता है? नहीं, उनको देना ही नहीं चाहते थे कभी? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैं देना नहीं चाहते थे, परिस्थितियाँ नहीं थी उस वक्त देने की, सचिन पायलट? परिस्थितियाँ नहीं थी। ठीक है, मतलब ये दो नाम तो पता नहीं क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं बनते जैसे हम लोग सोचते हैं। है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मारवाड़ी फैक्टर होता है, ठीक बात ठीक है। है और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। बट ये उनमें से नहीं है जिनको प्रॉमिस किया गया था, ये दो नाम। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि किसी ने, भाई या बहन ने, किसी ने प्रॉमिस कर दिया हो, मैं उसकी बात नहीं जा रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉमिस किया गया और गांधी जी उनको नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि जो नीचे की लीडरशिप है वो उसको ऐसे पेश करती है तो ये कुछ बोल ही नहीं पाते। मतलब गांधी, इनका वो नहीं है कि हमने वेटो कर दिया, खत्म, लट गाड़ दिया, भाई छोड़ दो, हटाओ, यही होगा बस। मतलब कांग्रेस पार्टी के वो नहीं अंदर, होता उसमें। कांग्रेस पार्टी के अंदर हाँ। गांधीज भी लाचार हो सकते हैं? हैं, हैं, हो नहीं सकते, हैं गांधीज लाचार। लाचार हैं। चलिए, अरे जब अशोक गहलोत को कहा राजस्थान में कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, मानी क्या? सचिन बना देंगे वहां पे सीएम, मानी? लाचार हो नहीं सकते, लाचार हैं। लाचार हैं। ये जो नीचे वाली कांग्रेस है ना, अदर देन गांधी, ये बहुत पावरफुल है, इनको हल्के मत लेना, ये बहुत भारी आइटम है। अच्छा, हाँ, तो भारी ये ऐसे चीजें पेश करते हैं ना आंकड़ों के साथ कि नहीं इसको टिकट देना पड़ेगा क्योंकि ये मजबूत आदमी है, ये है। हाँ, आपकी उदाहरण देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक राज्य के टिकट बट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनको टिकट मत दीजिए, इनके खिलाफ ईडी के चार्जेस हैं। अच्छा, ये लीडरशिप ने तय किया, फार्मूला बना। तो उसका जवाब दिया गया, बोलो फिर क्या हुआ, तो आपके खिलाफ भी है। जी जी जी, ये तो है। अब सोचो, ठीक बात है कि कोई अपने, जिसको तुम ये कहते हो कि पार्टी इनकी है, उनको ही कह दिया अरे भाई उसके खिलाफ करप्शन में है, उनके खिलाफ डिफरेंट है। ठीक बात है, लेकिन अब कह दिया आपने, तो कह दिया। और वो जो फॉर्मूला तय किया गया था हाईकमांड को तोड़ दिया गया उसको, और उन सबको टिकट दिए गए ईडी वालों को जिनके ऊपर चार्जेस थे। उनमें से एक तो जेल में था। अच्छा, उसको भी टिकट दे दिया। ठीक,
हरियाणा की बात आप कर रहे हैं? छोड़ो स्टेट में क्या रखा है। ठीक है, हरियाणा की बात चल रही है, फिर से आप गेस करिए, गेस ना कर पाए तो सवाल पूछिए, अगली बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवाब मिल जाए। बिहार से हमने बात शुरू की थी, बिहार पे हम बात ख़त्म करना चाहेंगे। आप लगातार चुनावों का विश्लेषण करते हैं, आप कम्युनिकेशन आप समझते हैं, सोशल मीडिया आप समझते हैं। इस वक्त बिहार में जो भी हो रहा है, वोट्स के ऊपर जो मुहिम चल रही है वोटर वेरिफिकेशन के रूप में, उसके खिलाफ उसका क्या असर पड़ने वाला है? राजद ज़्यादा मजबूत पार्टी है बिहार के अंदर और कांग्रेस पूरा समर्थन कर रही है। राहुल गांधी का भाषण आया है, राहुल गांधी ने बोला है कि केवल ये वोटों की कटौती नहीं हो रही है, युवाओं का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। युवाओं के सपनों की चोरी हो रही है, युवाओं के सपनों की चोरी हो रही है। ओवरऑल क्या निकलेगा इस समुद्र मंथन से बंद के, और उस समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसका कितना अमृतपान कांग्रेस कर पाएगी? विपक्ष ये मैसेज देना चाहता है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तेजस्वी का नाम मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वहाँ 20% स्टेक है जी। वो वहाँ के युवाओं को ये कह रहा है कि देखो ये लोग आप लोगों के साथ चोरी कर रहे हैं, आपकी वोट जो है वो सरकार तय कर रही है, जबकि वो आपका अधिकार है। राइट। विपक्ष बेसिकली सिंपैथी वाला गेम खेल रहा है वहाँ पे, और वो कह रहा है कि देखो हम तो आपके साथ हैं, लेकिन सरकार जो है, जिनकी सरकार है, वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती है, जो भी बात है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उनकी जो पार्टी के बाकी लोग हैं ना जी, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, ललन सिंह है, संजय झा है, और वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, साफ साफ जुड़े हुए हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है जी। तो वहाँ एक समस्या वो है। अब बीजेपी ये चाहती है कि वो महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे भी अपना मुख्यमंत्री बनाए, राइट, जो अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, जी याद होगा आपको। बिल्कुल। तो इन सब के बीच में अगर जो कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कहा था, उनको ये कहा था कि आप यादव के अलावा जो ओबीसी है ना, थोड़े उनके सम्मेलन कीजिए और उस वोट बैंक को तोड़िए, ठीक है। अब वो क्या कोशिश है? अब तेजस्वी ने कहा कि वो जो जाति हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, ओबीसी की जातियाँ, ठीक बात, मतलब 10 करो 20 करो जितना कर सकते हो करो, कुछ तो टूटेगा। भाई इनके ऊपर आरोप क्या है कि ये केवल यादवों की पार्टी है, यादव और मुसलमान की पार्टी है। अगर इनके साथ उस 100 जातियों में से 10 जातियाँ भी जुड़ जाती हैं तो वो इनके ऊपर ऐड ऑन ही होगा ना, राइट। और लास्ट टाइम तो ये कितने वोटों से आ रहे थे? 12,000 वोटों से आ रहे थे, ठीक है। तो अगर तो उसमें सेंध लगा पाए, एक वो कोशिश थी। जो कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष दिया है वो राजेश राम शर्मा, वो शायद महादलित हैं, वो वोट बैंक किसका है? नीतीश कुमार का, ठीक है। उधर कन्हैया को घुमा रहे हैं लोग जी, वो भूमियार हैं, अपर कास्ट, वो किसका है? नीतीश कुमार का और बीजेपी का बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंबाइंड चीज़ें करके और सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो वोट बंदी का जो मुद्दा चल रहा है ना, ये ऐसा ना हो कि ये व्यापक रूप धारण कर ले। तो वोट बंदी का जो मामला है, आपको लग रहा है कि व्यापक रूप धारण कर सकता है? इसका असर क्या बीजेपी को नकारात्मक पड़ने वाला है? पड़ सकता है, लेकिन जब वो उसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे ना, कि हमने मुसलमानों की वोट काट दी, अब इनको हमने वोट नहीं देने दिया, तो हो सकता है इनको फायदा भी हो जाए। ठीक है, ये दोनों तरफ है। सो द टाइम विल टेल कि किस तरफ ये इसका फैसला तो समय पे ही होगा। ठीक है, मतलब हम आज नहीं कह सकते कि भाई इसका असर भी हो सकता है पॉजिटिव विपक्ष के लिए, लेकिन अगर बीजेपी कामयाब रही, हालांकि बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा जातियों में बटा हुआ राज्य है, राइट, वहाँ ज़्यादा हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक बात है, वहाँ जाति ज़्यादा हावी रहती है, तो उस हिसाब में हो सकता है कि वो ढक भी जाए। ठीक बात है ना। राजनीति में किसको पता है, जब जनवरी में राम मंदिर को उद्घाटन किया आपने और अप्रैल में आपको वोट ही नहीं मिली। ठीक बात। तो राजनीति का प्रेडिक्शन नहीं होता इतना लंबा। 2 दिन बाद हमारी राजनीति में क्या होगा देश में हमें नहीं पता। माहौल हर घंटे बदलता है, हर एक बयान के साथ। हाँ, एक बयान के साथ, एक घटना के साथ, और जनता को कौन सी बात अच्छी लग जाएगी, कौन सी बुरी लग जाएगी, आपको नहीं पता। ठीक बात है। आपको नहीं पता कि जनता को कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी बुरी। आपको क्या अच्छी लगती है, अच्छी बुरी लगती है, हमारे शोज में वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि वोट डालना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और हम वोट डाल सकते हैं, इसी कारण से ये लोकतंत्र है।
अगर हमारे वोट्स पे कोई सेंधमारी करता है, अगर हमारे वोटर बने रहने को कोई खारिज कर सकता है उन कागज़ों के आधार पर, तो वो लोकतंत्र के पर हमला है, लोकतंत्र के खिलाफ बड़ा घातक कदम है। मैं बिहार का हूँ और काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, अपने गांव में भी, आसपास के गांव में भी, दोस्तों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ। बहुत तकलीफ़ में है लोग, क्योंकि जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो कागजात मिलने बड़े मुश्किल हैं। अब आदेश जी का कहना है कि सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा तो पता नहीं, शायद बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अभी तो लोग टेंशन में, दिक्कत में, तकलीफ़ में दिख रहे हैं। आपको तकलीफ़ पर्सनल है वो अलग मामला है, लेकिन ये तकलीफ़ लोकतंत्र को हो सकता है। एक बार ये ज़रूर सोचिएगा। कोई सवाल हो तो ये लिखकर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आप इस तरह की चर्चाएं सुनते रहें, हमारे एक्सप्लेनर्स, हमारे वीडियोस देखते रहें। शुक्रिया।